केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर हुए नक्सली हमले को लेकर जगदलपुर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, लड़ाई को अंजाम तक ले जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि, घायलों से की मुलाकात। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पद से दिया इस्तीफा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के दिए आदेश। भाजपा ने उद्धव सरकार की खामोशी पर उठाए सवाल। तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में कल होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। तमिलनाडु की 234, केरल की 140, पुदुचेरी की 30 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में कल होगा मतदान। असम की 40 और पश्चिम बंगाल की 31 विधानसभा सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के आर्क का काम आज पूरा हो जाएगा। कटरा से बनिहाल के बीच रियासी के कौरी क्षेत्र में बन रहा रेल पुल 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा। देश में अब तक लगभग 8 करोड़ लोगों को कोविड का लगा टीका। 8 राज्यों में दैनिक मामलों में दर्ज की जा रही है तेज वृद्धि। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को शाम 7 बजे छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ करेंगे बातचीत। परीक्षा पे चर्चा के जरिए प्रधानमंत्री मोदी छात्रों को परीक्षा को लेकर होने वाला तनाव दूर करने के लिए देंगे टिप्स। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर हुए नक्सली हमले पर जगदलपुर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि नक्सली हमले में जान गंवाने वाले जवानों को मैं सभी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं देश को विश्वास दिलाता हूं कि यह लड़ाई रुकेगी नहीं, बल्कि और गति से आगे बढ़ेगी। अंत में नक्सलियों के खिलाफ हमारी जीत सुनिश्चित है। जो मुठभेड़ यहां पर हुई नक्सलियों के साथ, उसमें डीआरजी, छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं, उनको मैं भारत सरकार की ओर से, पूरे देश की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। और गृह मंत्री ने कहा कि शहीद हुए परिवार के सदस्यों के साथ इस दुखद घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जो जवान शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपके भाई ने, आपके पति ने, आपके बेटे ने जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसको देश कभी भूला नहीं सकता। मैं भारत सरकार की ओर से आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि संकट की, दुख की इस घड़ी में पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आपके परिजनों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इन्होंने जिस उद्देश्य के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो उद्देश्य को हम जरूर सिद्ध करेंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। जगदलपुर में श्रद्धांजलि देते वक्त गृह मंत्री अमित शाह के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। अमित शाह ने हमले में घायल जवानों से भी मुलाकात की। और इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधाकर दास। सुधाकर,
एक बात गृह मंत्री ने साफ तौर पर कही कि ये लड़ाई अभी रुकेगी नहीं, ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। किस तरह से देखते हैं इस बयान को और किस तरह से देखते हैं इस पूरे जो ऑपरेशन चला है और जो आगे नक्सलियों के खिलाफ जो लड़ाई है उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है निखिल, और खास तौर से इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि हम जानते हैं कि लगातार नक्सलियों का पांव उखड़ रहा है और जो नक्सल प्रभावित जिले हैं उनकी संख्या कम हो रही है। तो एक वक्त में ऐसे इलाके जो लिबरेटेड जोन माने जाते थे उनका दायरा भी सिमट रहा है। और खासतौर से जिस इलाके में ये घटना हुई है, तर्रेम के इलाके में, वहां भी एक सुरक्षा बलों का, सीआरपीएफ का एक नया कैंप स्थापित किया गया था। तो काफी अंदर तक कह सकते हैं घुसपैठ सुरक्षा बलों की सुनिश्चित हुई है और ये वजह है कि एक बौखलाहट है। निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना हुई है, 22 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के वक्तव्यों को देखें तो सीधा और साफ और स्पष्ट संदेश है कि इस पूरे जो अभियान को, नक्सलियों के खिलाफ जो लड़ाई है, उसको एक लॉजिकल एंड तक लेकर जाना है और ये साफ कर दिया गया है। खास बात यह भी है कि गृह मंत्री खुद वहां ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। उन्होंने न सिर्फ जो घायल जवान हैं, जो उनके परिजन हैं, उनसे मुलाकात उन्होंने की है, लेकिन ये संदेश भी दिया है कि केंद्र और राज्य मिलकर, साथ मिलकर, जब तक इस नक्सलियों का अंत नहीं हो जाता है तब तक साथ मिलकर काम करेंगे और इसको एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाएंगे। तो एक बहुत बड़ा संदेश और संकेत दिया गया है। एक बड़ी घटना जरूर हुई है, लेकिन सुरक्षा बलों के हौसले कम नहीं हुए हैं। उनका हौसला और भी बढ़ गया इस घटना के बाद और वो चाहते हैं कि जो हमारे साथियों के साथ हुआ है उसका एक तरह से बदला भी लिया जाए, प्रतिकार भी लिया जाए और इलाके को जल्द से जल्द नक्सलियों से खाली कराने की कोशिश की जाए। तो इस अभियान में और भी तेजी आएगी। ये निश्चित एक तरह से हो गया आज की बैठक के बाद, गृह मंत्री के ऐलान के बाद। जी, ये समझा जाता है कि ये कहीं ना कहीं नक्सलियों की तरफ से अंतिम कोशिशें हैं जो वो कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो दायरा है, जैसा कि आपने खुद कहा, कि वो बिल्कुल सिमटता जा रहा है और खात्मे की ओर है। किस तरह से देखते हैं कि आक्रामक रुख के साथ फाइट बैक करेगी हमारे सुरक्षा बल और किस तरह की एक आक्रामक रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, एक चीज बड़े स्पष्ट तौर पर समझनी होगी इस बात को। नक्सली अंधाधुंध फायरिंग कर सकते हैं, किसी के ऊपर गोलियां बरसा सकते हैं, वो जवानों के पेट में बम बांध सकते हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों को एक कानून के दायरे में एक जो उनको जो आदेश मिला उस आदेश के भीतर उनको काम करना होता है। ये जो घटना हुई है, हम जानते हैं, जहां मुठभेड़ हुई थी परसों, उसके करीब एक गांव था। गांव नक्सलियों ने खाली करा लिया था और गांव के भीतर से वो जवानों पर फायरिंग कर रहे थे। तो शुरुआत में जवान झिझक रहे थे कि क्या गांव के ऊपर फायरिंग करनी चाहिए, कोई आम आदमी चपेट में ना आ जाए। तो इस तरह की हथकंडे नक्सली अपनाते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर फूक फूक के, सावधानी से, और ये जो संयुक्त तौर पर कार्रवाइयां हुई है बीते दिनों में नक्सली इलाकों में, उसकी वजह से खासतौर से कई ऐसे इलाके जो 25-30 साल में जहां कोई पहुंचा नहीं था पुलिस या प्रशासन का, उन इलाकों में भी सुरक्षा एजेंसियों की पहुंच हुई है, वहां सड़कें बनी हैं, वहां विकास की रोशनी पहुंची है। और इसकी वजह से यह भी हुआ है कि जो आम लोग हैं वो नक्सलियों के खौफ से बाहर निकल रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में कैडर्स ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन निश्चित तौर पर इस घटना से भी कई सबक होंगे सुरक्षा बलों के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए। उनकी पूरी तरह से एक समीक्षा की गई होगी जब आज गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, जो सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारी और ग्राउंड जीरो पर जो खासतौर से काम कर रहे हैं ऐसे सेनानी, वो जब मौजूद रहे होंगे तो इसको और फाइन ट्यून करके इस लड़ाई को और आगे बढ़ाया जाएगा और कोऑर्डिनेटेड तरीके से और भी रणनीतिक तरीके से इस लड़ाई में कामयाबी मिले, ताकि इन इलाकों को जल्द से जल्द खाली कराया जा सके। तो इस रिजॉल्व के साथ आगे बढ़ने की कोशिश होगी। लेकिन आज का एक दिन था जो हमारे शहीद हुए हैं उन परिवारों के साथ खड़े होने का, जवानों का हौसला बढ़ाने का। गृह मंत्री ने पूरी सरकार की तरफ से, पूरे देश की तरफ से तमाम परिजनों के साथ वो उन्होंने कहा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, जवानों का भी हौसला बढ़ाया। तो आज दिन उसके लिए था खासतौर पर निखिल, ये कहा जा सकता है। जी, निश्चित तौर पर सुधाकर, जिस तरह से आपने कहा कि एक फाइन ट्यून करना होगा, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होने चाहिए, चाहे वो राज्य की पुलिस हो और जो केंद्रीय फोर्सेस है उनको इस मोर्चे पर कितना और फाइन ट्यून करने की जो बात आपने कही वो कितना और आगे करने की जरूरत है और किस तरह से क्या रणनीति बदलने की जरूरत है, किस तरह से आगे बढ़ने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल, देखिए, क्योंकि
हम जानते हैं कि जिस तरह से एक तरह से वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉरफेयर में अलग अलग तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं, तो उस हिसाब से रणनीतियां भी लगातार बदलनी पड़ती है। और एक चीज लगातार हमने देखी बीते 5-6 वर्षों में, सिर्फ नक्सलियों का दायरा कम करने की कोशिश नहीं की गई, चारों चौतरफा उनको घेरने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि जो इलाके खाली हुए हैं वहां तेजी से विकास कार्य हुए हैं। 3-4 हजार किलोमीटर जो सड़कें उन नक्सल प्रभावित इलाकों में बीते सिर्फ 5-6 वर्षों में बनाई गई है। कम्युनिकेशन टावर्स हो, हेल्थ फैसिलिटी हो, इस तरह की जो बिजली की सुविधा हो, इस तरह की सुविधाएं पहुंचाई गई। दूसरी कोशिश ये हो रही है कि जो एक तरह से नक्सलियों को मदद मिलती है, चाहे हथियारों के जरिए या पैसे के जरिए, उस मदद को, उस रसद को रोका जाए। उस मोर्चे पर भी काफी काम हुआ है। हम जानते हैं एनआईए कई मामलों की जांच कर रही है जहां नक्सलियों को मदद दी जा रही थी। कई लोग सिविल सोसाइटी की आड़ में उनकी मदद कर रहे थे, ऐसे लोगों की भी पहचान हो रही है। तो चौतरफा एक तरह से कार्रवाई, विकास के साथ रणनीतिक तरीके से नक्सलियों की मदद करने वाले लोगों की पहचान, तो इस तरह से एक तरह से इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। और निश्चित तौर पर सावधानी से, खासतौर से एक संदेश जरूर केंद्र सरकार का, गृह मंत्री का रहा है कि जान माल का एक भी नुकसान ना हो, ये कोशिश होनी चाहिए। लेकिन जब लड़ाई होती है तो निश्चित तौर पे इसकी आशंका बनी रहती है। और निखिल, ये बात सबको याद रखना चाहिए कि सीने पे गोली जरूर हमारे जवानों ने खाई है, लेकिन जाते जाते उन्होंने 25-30 नक्सलियों को ढेर भी किया है। इस बात की तस्दीक भी हो रही है। निखिल जी, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी बात आपने कही है कि सीने पर गोली जरूर खाई है उन्होंने, 25-30 नक्सलियों को ढेर किया है। और जब लड़ाई चलती है, लंबी चलती है, तो इसमें इस तरह की बातें सामने जरूर आती हैं। नक्सलियों को या कुछ ऐसे लोग जो शायद इन नक्सल प्रभावित इलाकों में जो भटक गए हैं, उनको मुख्यधारा में लाने की कोशिश लगातार की जा रही है। नक्सली शायद जो हार्डकोर हैं वो ऐसा नहीं चाहते। आपने देखा, आपने खुद ही बताया कि अभी ये जो घटना हुई उसमें नक्सलियों ने उस गांव को खाली करा लिया। वो सपोर्ट शायद अब नक्सलियों के पास नहीं रहा है, लोग मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं। और गांव के गांव, जो एक ज़माना था 25 साल 30 साल पहले कि जब वो नक्सली समझे जाते थे, वहां से वो स्थिति अब लगातार उसमें बदलाव आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब अगर ये बातें सामने आएगी कि नक्सली जो गांव के लोगों को दहशत फैलाकर, आदिवासियों के बीच दहशत फैलाकर, उनके बच्चों को जबरदस्ती, अपने एक तरह से छोटे बच्चों को भी कैडर बनाने की कोशिश करते हैं, महिलाओं लड़कियों के साथ बलात्कार जैसी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाता है, तो ये घटनाएं सबके सामने होती हैं। और जब उनको ये पता चलता है कि नक्सलियों के बच्चे तो देश के अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, नक्सलियों ने अपने बैंक में अकूत पैसा जमा करके रखा है नक्सली नेताओं ने, और उनके बच्चों को वो इस तरह के रास्तों में झोंक रहे हैं, तो निश्चित तौर पर, और ये बीते 5-6 वर्षों में जिस रफ्तार से सैकड़ों नक्सलियों ने, हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिस तरह से उनको एक पॉपुलर जो सपोर्ट कभी 1.5-2 दशक पहले हुआ करता था, वो खत्म होता जा रहा, तो उसकी वजह से उनकी हताशा बढ़ती जा रही है। हम जानते हैं कि कई बड़े बीते 6-7 वर्षों में कई बड़े नक्सली कमांडर्स, उनका खात्मा हुआ, तो एक लीडरशिप क्राइसिस नक्सलियों के भीतर भी चल रही है। लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश इसलिए भी होती है कि कैडर का मोरल बूस्ट किया जा सके। लेकिन निश्चित तौर पर जो सुरक्षा बल है उनकी पकड़ ज्यादा मजबूत हो रही है, और सुरक्षा बलों ने हौसले के साथ कहा है कि वो इस लड़ाई में कामयाबी हासिल करेंगे। और हमने देखा बीते दिनों में, चाहे उड़ीसा के सीमावर्ती इलाके की बात हो, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों की बात हो, और कई ऐसे इलाके 25-30 वर्ष पहले जहां कोई पहुंचा नहीं था, आज विकास की रोशनी पहुंची है, प्रशासन पहुंचा है, पुलिस पहुंचा है, और आदिवासी गरीब लोग नक्सलियों के दहशत के साए से बाहर निकले हैं। जी, निश्चित तौर पर हर तरफ से आक्रामक रणनीति के साथ नक्सलियों से निपटने की कोशिश की जा रही है, और निश्चित तौर पर इस लड़ाई में जीत सुनिश्चित है, ऐसा हम सभी का मानना है, ऐसा हमारे गृह मंत्री भी करते हैं। बहुत शुक्रिया सुधाकर इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पद से इस्तीफा दे दिया है। अनिल देशमुख ने इस्तीफे की चिट्ठी ट्वीट की है। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजे पत्र में नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की बात कही है। इस बाबत एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद अनिल देशमुख ने शरद पवार से मुलाकात की और कहा कि वो पद पर नहीं रहना चाहते, वो सीएम को इस्तीफा देना चाहते हैं। पार्टी ने सीएम से उनका इस्तीफा मंजूर करने को कहा है।
गृह मंत्री अनिल देशमुख जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पवार साहब से मिले। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि अगर सीबीआई जांच कर रही है तो मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, जिसे पवार साहब ने हाँ कहा और गृह मंत्री मुख्यमंत्री महोदय के पास इस्तीफा देने के लिए गए हैं और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री उसे स्वीकारेंगे। इससे पहले जो आरोप लगाए गए उस पर राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के लिए समिति गठित की थी। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं और 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट मांगी है। सीबीआई जांच का आदेश देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि परमवीर सिंह के आरोप गंभीर हैं और मामले की जांच होनी चाहिए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। परमवीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप लगाए थे। याचिकाकर्ता डॉक्टर जयश्री पाटिल ने कहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच करने और कोई भी संज्ञेय अपराध पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने को कहा है। जो उच्च न्यायालय है मेरे मैटर में जो इंक्वायरी है सीबीआई को दी है। डायरेक्टर जनरल जो सीबीआई के है वो इंक्वायरी करे, इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, और मुझे बुलाए, मुझे इन्फॉर्म करे और इसमें इफ नेसेसरी कॉग्निजेबल ऑफेंस तो एफआईआर रजिस्टर करे। और इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता शिशिर सेलार हमारे साथ मुंबई से और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शिशिर, कितना बड़ा झटका, कितना बड़ा सेटबैक ये महाराष्ट्र सरकार के लिए? बिल्कुल, देखिए निखिल, महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो परमवीर सिंह के लेटर बॉम्ब का असर कुछ इस प्रकार से हुआ है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अब हम कहेंगे काफ़ी उलट-पुलट हो चुकी है ये। आज अगर बात करें, आज के घटनाक्रम की बात करें, मुंबई हाई कोर्ट ने हालांकि एक जजमेंट पास किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो आरोप लगाए गए हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री के ऊपर, उस आरोपों की इस वक्त छानबीन जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई को दिया जाए। सीबीआई इसके बारे में प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करके 15 दिन में अपना रिपोर्ट सौंप देगी। हालांकि ये निर्णय आने के बाद ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के लिए काफ़ी बड़ी किरकिरी होगी, इसीलिए क्योंकि अगर देखा जाए एक महीने भर के अगर देखा जाए 30-40 दिन का अगर पूरा इंसिडेंट देखा जाए तो इसमें दूसरे मंत्री है जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया हुआ है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से परमवीर सिंह या फिर सचिन वाजे का केस अगर सामने आया है उसमें कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार की काफ़ी बदनामी भी हुई है। और यही बात महाराष्ट्र के विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कही कि ये तो सिर्फ अगर देखा जाए टिप ऑफ आइसबर्ग है, लेकिन अगर इसमें अगर सीबीआई जांच जारी की जाती है तो ऐसे कई नामों का खुलासा होने की शक्यता है। तो ये कहीं ना कहीं बात उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, हालांकि ये जो पूरा मुद्दा है देवेंद्र फडणवीस ने ही जो है सबसे पहले उठाया था जब महाराष्ट्र में पिछले महीने मार्च में जब 3 दिवसीय का जो अधिवेशन था, बजट सत्र था, उसमें ये मुद्दा जो है देवेंद्र फडणवीस ने उठाया था। उन्होंने ये मांग भी की थी सरकार से कि इस बारे में जो है कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो या फिर जो है इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो। हालांकि राज्य सरकार ने अगर देखा जाए तो उसके ऊपर एक रिटायर्ड जज को नियुक्त किया था, उनकी कमेटी बनाई थी और उसको जो है इस पूरे मामले में जो है इन्वेस्टिगेशन करने को कहा था। लेकिन इसके ऊपर भी अगर देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस ने बात कही थी कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र शासन ने यह समिति गठित की है, इस समिति को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं है। और अगर देखा जाए तो एक रिटायर्ड जज जो मौजूदा गृह मंत्री है उसके बारे में हालांकि किस प्रकार से इंक्वायरी करेंगे ये भी सवालिया निशान था। तो ये कई सारे मुद्दे जो है महाराष्ट्र के विपक्ष ने मीडिया के सामने रखे थे, लोगों के सामने रखे थे। चूंकि आज अगर देखा जाए कोर्ट के सामने भी ये मुद्दे गए थे और इन सभी बातों को लेकर कोर्ट ने संज्ञान में लेकर कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि इसके बारे में जो है सीबीआई इंक्वायरी जरूरी है। और इसीलिए हालांकि आज अगर देखा जाए महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इसमें इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार बैकफुट पे होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी बताना चाहूंगा इस पूरे घटनाक्रम में कि अब हालांकि चूंकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, शरद पवार, हमने कुछ ही मिनटों पहले सुना कि महाराष्ट्र के अन्य जो मंत्री है नवाब मलिक जो एनसीपी के मंत्री भी है, एनसीपी के नेता भी, उन्होंने कहा कि शरद पवार ने भी ये मंजूर कर लिया। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि महाराष्ट्र की गृह राज्य मंत्री गृह मंत्री पर आखिर कौन से दूसरे नेता की अगर देखा जाए पे नाम आता है सामने। ऐसे अगर देखा जाए तो मीडिया रिपोर्ट्स की अगर देखा जाए तो 3 नाम इस वक्त जो है एनसीपी की तरफ से सामने आ रहे हैं। एक अगर देखा जाए तो राजेश टोपे है, दूसरा नाम अगर देखा जाए तो जयंत पाटिल है और तीसरा नाम दिलीप वळसे पाटिल है। हालांकि ये सभी अगर देखा जाए सिर्फ मीडिया रिपोर्ट है, एनसीपी के मार्फत हालांकि किसी भी प्रकार की अब तक इस पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन जिस प्रकार से हालांकि घटनाक्रम बदल रहा है तो जाहिर सी बात है
कहीं ना कहीं शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों पार्टियों को ये सोचने की जरूरत होगी कि जिस प्रकार से ये सारे मुद्दे सामने आए हैं, इसको किस प्रकार से अब हालांकि टैकल किया जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा इस वक्त महाराष्ट्र जो सरकार है, उद्धव ठाकरे सरकार, उनके सामने। जी निखिल। जी, उद्धव ठाकरे के लिए बहुत मुश्किल वक्त है, अगर देखा जाए राजनीतिक तौर पर बहुत मुश्किलों में फंसे हैं। बीजेपी ने साफ तौर पर उनकी नैतिकता पर सवाल उठाए हैं, कहा है कि ये जो अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया है वो भी उद्धव ठाकरे से नहीं बल्कि शरद पवार से पूछ कर दिया है, और उद्धव ठाकरे इस पूरे प्रकरण पर चुप क्यों हैं? किस तरह से देखते हैं उद्धव ठाकरे की मुश्किलों को? क्या कुछ कहना है सरकार में बैठे लोगों का जो है, उनके क्या रिएक्शन है? बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार में अगर देखा जाए तो चीफ मुख्यमंत्री की जो चुप्पी है वही कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करती है। ये कहना है महाराष्ट्र के विपक्षी नेताओं का। उन्होंने साफ कहा कि जिस प्रकार से सचिन वाजे प्रकरण जो है सामने आया है, साथ ही साथ परमबीर सिंह जो लेटर लिखा है, इस पूरे मसले पर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कोई टिप्पणी नहीं की थी। हालांकि इससे पहले कुछ ही दिनों पहले, जैसे मैंने आपने कहा कि महाराष्ट्र का जब बजट सत्र शुरू था तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि सचिन वाजे अगर देखा जाए तो कोई ओसामा बिन लादेन नहीं है, क्योंकि उस प्रकार जो आरोप विपक्ष उनके ऊपर कर रहा था, तो वो कहीं ना कहीं उसको डिफेंड करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि सचिन वाजे जो है कोई ओसामा बिन लादेन नहीं है, जिस प्रकार से उसको टारगेट किया जा रहा है। हालांकि इसी मुद्दे को लेकर आज फडणवीस सरकार ने, अगर देखा जाए फडणवीस जो थे उन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार द्वारा ये जो चुप्पी है ये कहीं ना कहीं कई सारे सवाल निशान खड़े करती है, खासतौर पर मुख्यमंत्री जो कि अब तक इस बारे में कुछ नहीं कह रहे। दूसरी बात आपने सही कहा कि हालांकि आज जो कि इस्तीफा दिया है, ये इस्तीफा शरद पवार जी से बात करने के बाद ये दिया गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के सर्वे सर्वा होते मुख्यमंत्री, उनकी जो राय है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, उनके फैसले महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में ये अगर देखा जाए मुख्यमंत्री की चुप्पी भी कहीं ना कहीं उनको कटघरे में खड़ा कर देती है, और इसी मुद्दे को लेकर अगर देखा जाए महाराष्ट्र की विपक्ष भी इस वक्त काफी आक्रामक है। जी, कांग्रेस की स्थिति को किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस भी इसमें है। एनसीपी की स्थिति किस तरह से देखते हैं? एनसीपी तो खैर फ्रंटलाइन में भी इसलिए है क्योंकि अनिल देशमुख उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं। किस तरह से देखते हैं जो बाकी जो गठबंधन के पार्टनर्स हैं उनके लिए अब कितनी एक असहज स्थिति हो गई है शिवसेना के साथ सरकार में रहने पर? बिल्कुल, देखिए, हालांकि इससे पहले हमें देखना पड़ेगा, जब से ये प्रकरण सामने आया है कांग्रेस की प्रतिक्रिया अगर देखा जाए काफी कॉशियस है। हालांकि इसके बारे में उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा था कि इसके बारे में इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। जब ये पूरा प्रकरण सामने आया तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, जो दिल्ली में जो नेता है, उन्होंने भी ये कहा था कि इस प्रकरण में कहीं ना कहीं इंक्वायरी होनी जरूरत है। क्योंकि किस प्रकार से इंक्वायरी हो, क्या इसका खाका होगा, इस बारे में किसी भी कांग्रेस नेता ने टिप्पणी नहीं की। वही शिवसेना की बात करें, शिवसेना का हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की चुप्पी है, लेकिन शिवसेना के बाकी अन्य मंत्री भी अगर देखा जाए वो भी कहीं ना कहीं इस मामले पर अपनी चुप्पी बनाए रखे। जिस प्रकार से हमने कहा था कि एक कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी की जाए या फिर सीबीआई इंक्वायरी की जाए, इस बारे में जो है शिवसेना के कई नेताओं ने इस पर कुछ जो है कमेंट नहीं किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हालांकि सरकार ने जैसे कहा कि एक रिटायर्ड जज की जो है नियुक्त किया गया इस पूरे मसले को अगर देखा जाए इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिसको कोई पावर भी नहीं दिया गया। हालांकि इन सभी मुद्दे पे शिवसेना हो या फिर कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं अपने इस पूरे मुद्दे से अपने आप को दूर लेती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान इसमें नहीं आया। जो बयान आए हैं वो ये है कि हम इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, लेकिन किस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं ये बारे में कहीं ना कहीं स्पष्टि नहीं थी। तो ऐसे में अगर देखा जाए दोनों पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं ये असहज होगा कि इस पूरे मामले में टिप्पणी की जाए, किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि जिस प्रकार से सीबीआई इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी, और जैसे विपक्ष कह रहा है कि अगर कई सारे नाम सामने आते हैं तो ऐसे में इन दोनों पार्टियों का रुख आखिर क्या होता है। निश्चित तौर पर बीजेपी लगातार जो शिवसेना सरकार है, जो अगाड़ी जो गठबंधन है, उसके ऊपर ये आरोप लगा रही है, और उसका ये कहना है कि भाई आज़ाद भारत में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। आम लोगों का क्या कहना है, क्या रिएक्शंस हैं आम महाराष्ट्र के एक निवासी का, किस तरह से वो इस पूरे प्रकरण को देखते हैं? क्योंकि अधिकारियों और नेताओं की मिली भगत से 100 करोड़ रुपए की उगाही का ये मामला सामने आ रहा है। बिल्कुल, देखिए निखिल, जिस प्रकार के आपने कहा कि ये मामला अगर देखा जाए काफी सरप्राइजिंग इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले कई सारे आरोप नेताओं पे लगते आ रहे हैं। नेताओं ने इसके बारे में जो है अपने बयान भी जारी किए गए हैं, इन्वेस्टिगेशन हुआ है। लेकिन इस अगर पूरे प्रकरण को देखा जाए तो इसमें एक सर्विंग ऑफिसर है, और वो सर्विंग ऑफिसर दूसरा बल्कि कोई नहीं तो बल्कि एक डीजी रैंक का ऑफिसर है, जो कि मुंबई पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। तो ऐसे में अगर एक सर्विंग ऑफिसर इस प्रकार के आरोप करता है तो जाहिर सी बात है कि बड़ी बात होती है इसमें। ऐसे में कहीं ना कहीं जनमानस भी कहता है
कि अगर इस प्रकार के आरोप अगर एक डीजी, एक पुलिस कमिश्नर लेवल का अधिकारी कर रहा है तो इस बारे में सरकार को भी कहीं ना कहीं सजग होना चाहिए और जानकारी प्राप्त करके उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, उस पर इंक्वायरी करनी चाहिए। जनमानस की भावना होती है। तो ऐसे में सरकार हालांकि अब तक इस पूरे मसले को अगर देखा जाए तो काफी शांत थी। हालांकि जब ये मसला कोर्ट में पहुंचा उसके बाद जो है इस पर काफी हलचल शुरू हुई थी और बाद आज जब कोर्ट द्वारा जब ये निर्णय आया हुआ है तब ये सरकार अगर देखा जाए तो एक्शन में है और तब मंत्री ने जाके जो है अपना इस्तीफा दिया है। चूंकि अगर ये पहले ही इस्तीफा दे देते तो शायद जनमानस में प्रतिमा कुछ और होती, लेकिन अब अगर देखा जाए तो कोर्ट के निर्णय के बाद कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े उठते हैं कि इससे पहले इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया गया, इससे पहले इस्तीफा अगर देना था मॉरल ग्राउंड पर तो पहले क्यों नहीं दिया गया। तो ऐसे कई सारे सवाल उठते हैं। शिशिर, एक सवाल और बड़ा संक्षेप में आपसे जवाब जानना चाहेंगे। पहले ही हमारी आपकी लंबी बात हो चुकी है। आज जब अदालत ने सीबीआई जांच के आदेश दिए तो क्या कुछ कहना था अदालत का और क्या कुछ तर्क दिए गए दोनों पक्षों की तरफ से? बिल्कुल, देखिए हालांकि जब कोर्ट की हम बात करें तो इससे पहले जबकि कोर्ट ने इस बारे में जो है राज्य के जो वकील है उनको भी तलब किया था और परमबीर सिंह के जो वकील है ननकानी वो भी कोर्ट में थे और साथ ही साथ बाकी अन्य पेटिशनर थे जिसमें जयश्री पाटिल एक एडवोकेट है, उनकी भी एक याचिका इसमें दायर की गई थी। हालांकि कोर्ट ने अपने पहले अगर देखा जाए गुरुवार को इस बारे में सुनावनी हुई थी तो कोर्ट ने कहा था कि इस बारे में किसी भी प्रकार की एफआईआर क्यों दर्ज कराई नहीं गई है। ये कहीं ना कहीं कोर्ट का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन था और इसीलिए कोर्ट ने फिर वो चाहे परमबीर सिंह हो या फिर हम बात करें राज्य सरकार, दोनों को फटकार लगाई थी कि आखिर इस बारे में जो है एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया गया। चूंकि एक सीआरपीसी की तरफ अगर देखा जाए तो एक ड्यू प्रोसीजर होता है, उसके तहत इंक्वायरी होनी चाहिए। परमबीर सवाल पूछे गए थे कि वो स्वयं एक पुलिस कमिश्नर है, वो जानते हैं कि सीआरपीसी किस प्रकार से काम करता है, तो महज मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखे या फिर डिप्टी मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखी ये बात नहीं सुलझती। ऐसे में कहीं ना कहीं उनको जो है एफआईआर करनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं की। वही दूसरी और हमने जैसे मैंने पहले बात की आपको, जयश्री पाटिल जो कि इस पेटिशनर थी इस पूरे केस में, उन्होंने कोर्ट के सामने बात रखी कि उन्होंने इस बारे में जो है एक कंप्लेंट दायर की थी मलबार हिल पुलिस स्टेशन में। हालांकि बाद में कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या इस प्रकार की कोई अगर देखा जाए पुलिस कंप्लेंट दायर की है कि नहीं, तो इस पर जो है कोर्ट ने कहा था कि स्टेशन डायरी उपस्थित की जाए। क्योंकि राज्य की तरफ से कहा गया, राज्य के वकील की तरफ से कहा गया कि स्टेशन डायरी में इसका उल्लेख नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जिस प्रकार से एक बड़े नेता है उसके ऊपर कोई आरोप होता है तो अगर कोई एफआईआर करता है तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती, उसका स्टेशन डायरी में उल्लेख क्यों नहीं होता। ऐसी कई सारी छोटी मोटी चीजें हैं जो कि कोर्ट के सामने आई और इसी को मद्देनजर कोर्ट ने आज ये अपना फैसला दिया है कि इस अगर निष्पक्ष जांच करानी होगी तो सीबीआई जो है इसमें निष्पक्ष जांच कर सकती है और इसलिए उनको 15 दिन का जो है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में वक्त दिया गया है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस जांच में कोताही बरत रही थी, ठीक से जांच नहीं कर रही थी और यही वजह है कि अदालत ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शिशिर। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात 5 राज्यों के चुनावों से जुड़ी हुई। तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में एकल चरण में मतदान होगा, जबकि असम और पश्चिम बंगाल में ये तीसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। असम में 3 चरणों में और पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान कराया जा रहा है। तीसरे चरण में असम की 40 और पश्चिम बंगाल के 31 सीटों पर मतदान होगा। वहीं तमिलनाडु में 234, केरल में 140 और पुदुचेरी में 30 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। इसके साथ ही तमिलनाडु और कन्याकुमारी और केरल में मलप्पुरम लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए मतदान कराया जाएगा। और अब बात एक इंजीनियरिंग के बेजोड़ नमूने के इंजीनियरिंग मार्बल के। चिनाब नदी पर बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के आर्क के निर्माण का काम आज पूरा हो गया। कटरा से बनिहाल के बीच रियासी के कौरी क्षेत्र में बन रहा ये रेल पुल 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। ये पुल कश्मीर घाटी को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ेगा और इसको बनाने में 1486 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 1.3 किलोमीटर लंबे इस पुल की ऊंचाई 359 मीटर है, जो कि पेरिस के एफिल टावर की ऊंचाई से भी 35 मीटर ज्यादा है। पुल को अगले साल तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है और इसके बन जाने के बाद से इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ियां दौड़ सकेंगी। 111 किलोमीटर लंबे कटरा बनिहाल रेलखंड को पूरा करने की दृष्टि से यह पुल बेहद महत्वपूर्ण है।
इस मौके पर हमारे संवाददाता ने बात की उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल से। चिनाब नदी पर बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के आर्च के निर्माण का काम आज पूरा हो गया। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल। उनसे बात करते हैं। सर, ये जो आर्च के निर्माण का काम आज पूरा हो गया है, कितनी बड़ी उपलब्धि है उत्तर रेलवे के लिए या और भारतीय रेलवे के लिए खासतौर पर? देखिए, किसी भी आर्च ब्रिज में आर्च उसकी सबसे महत्वपूर्ण आइटम होता है, क्योंकि सारा लोड आर्च पे आता है। इस स्थान पे डिज़ाइनर्स ने स्टडी किया था और उनको आर्च के अलावा कोई अन्य तरीका नहीं समझ में आया था, क्योंकि इतने ऊंचे आप पिलर्स नहीं बना सकते। 360 मीटर ऊंचा पिलर बनाना, उससे अच्छा आर्च बना देना जो है वो बहुत इकोनॉमिकल होता है और फास्ट भी होता है। इतने ऊंचे पिलर बनाते तो बहुत तो इसलिए आर्च ब्रिज निर्माण करने का यहाँ निर्णय लिया गया था, जो प्योरली तकनीकी आधारों पर बेस्ड था। और ये लोकेशन बहुत डिफिकल्ट लोकेशन है। आपने देखा ही होगा, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी की बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ पे पहुँचने के लिए 22 किलोमीटर की प्रोजेक्ट रोड इस साइड तक पहुँचने के लिए बनाई है और टोटल 205 किलोमीटर की प्रोजेक्ट रोड भारतीय रेलवे ने बनाई है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो एक्सेसिबिलिटी साइट की वो थोड़ा सा दुर्गम स्थान पे स्थित है, तो इसलिए वो एक इशू था। दूसरा, यहाँ पे सीज्मिक लोड रहता है, क्योंकि अर्थक्वेक प्रोन जोन है, तो सीज्मिक लोड को फैक्टर लेना पड़ता है, वो भी डिज़ाइन में महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके साथ साथ जैसा आप देख रहे हैं, बहुत तेज़ विंड है। अभी बाहर विंड नहीं है, लेकिन इस स्थान पे जहाँ पे हम स्थित हैं यहाँ पे विंड ज़्यादा है, क्योंकि विंड बढ़ जाती है तो उस विंड को भी का फैक्टर भी लेना पड़ता है। और ये 266 किलोमीटर की विंड के लिए और हाईएस्ट सीज्मिक जोन के लिए इसको डिज़ाइन किया है। साथ साथ इस जम्मू कश्मीर में पहले आतंकवादी घटनाएं होती रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने ब्लास्ट लोड भी डीआरडीओ से संपर्क करके ब्लास्ट लोड को भी उसमें अकाउंट फॉर किया है, जिससे ये सब दृष्टि से सेफ रहे। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि रेलवे के लिए। और वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें तथ्यों की पूरी जानकारी नहीं होती। साथ ही रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी पहले अपने गिरेबान में झांके, जो राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहले ही हार गई है। कांग्रेस पार्टी फिर राफेल की बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में तो हार गए, सीएजी ने भी फिर उसको रिजेक्ट कर दिया। 2019 के चुनाव में राफेल जहाज का मॉडल बना करके पूरे हिंदुस्तान में घूमे और क्या क्या गालियां बची हमारे प्रधानमंत्री जी को, फिर भी बुरी तरह से हार गए। पहले 44 थे ना गौरव, अभी कितने 51 है ना बस। और इन चुनाव का हाल क्या है आपको पता ही है, चर्चा बाद में करेंगे 2 तारीख को। लेकिन रुके, मुझे बताया गया है कि मैंने एक बात कही थी कि राहुल गांधी जी होमवर्क नहीं करते हैं। तो लगता है कि उनके प्रवक्तागण और बाकी लोग भी होमवर्क नहीं करते हैं। ये जो जिसने ये चर्चा की है, एक तो कॉर्पोरेट राइवलरी है, आपको मालूम है फ्रांस की चलती है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। एक कोई जर्नल है जो उसने इस बात को कही है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि उसने सुषेन गुप्ता का नाम लिया है। सुषेन गुप्ता, ये गुप्ता महाशय कौन है? जिनको अगस्ता वेस्टलैंड में इंडियन एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। कब किया था? 2019 में। तो हमारी सरकार के समय गिरफ्तार हुए। और अगस्ता वेस्टलैंड में परिवार के लोगों का भी नाम आया था ना, याद है डायरी में कि नहीं आया था? अब मिशेल विशेल की बात मैं नहीं कहूंगा, आप लोगों ने उसको बहुत दुख दिखाया है। और उसमें कई नेताओं का भी नाम था, कुछ तो बेचारे स्वर्गीय हो गए, मैं क्या बोलूं आपसे। इन कांग्रेस पार्टी के बड़े लोग थे। और ये सुषेन गुप्ता कौन है? तो सलमान खुर्शीद ने तो पब्लिकली कहा है कि हम इसके परिवार को जानते हैं। तो मैं हमेशा कांग्रेस के लोगों से कहता हूं, आप लोग कभी कुछ बोलते हैं जरा अपना हिसाब किताब लगा देना चाहिए ना, जरा होमवर्क कर लेना चाहिए, किसके बारे में बोल रहे हैं, उनका गोत्र क्या है? आजकल गोत्र शब्द बहुत चल रहा है ना,
उनका गोत्र क्या है, किनसे उनके संबंध थे। ये क्या मतलब है इसका? ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और मैं बड़ा सवाल कांग्रेस से पूछना चाहूंगा, भारत के हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनके अंदर की मजबूती को कब तक कमजोर किया जाएगा? यह सच्चाई नहीं है कि 30 साल से भारतीय एयरफोर्स को फाइटर प्लेन नहीं मिला। और पहले जो हमेशा 2 कंपटीशन चलता है फ्रेंच सप्लायर्स में, वो पहले भी हुआ था। आपको मैंने चर्चा इस बार मैंने स्वयं इसी मंच से कई बार प्रेस किया है, मुझे याद है। आज राफेल के बाद भारत की वायुसेना की मजबूती बढ़ी है। और मैं फिर आपको बताऊंगा राफेल क्या है। अगर भारत के पास राफेल होता तो बालाकोट के अंदर हमारे एयरफोर्स को नहीं जाना पड़ता, कश्मीर की सीमाओं को पार करके वो यहीं से टारगेट कर सकते हैं, इतनी उसकी क्षमता है। तो मैं कांग्रेस पार्टी से कहूंगा, कृपया करके भारत की सुरक्षा बलों के मनोबल को कमजोर न करें। और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, ये उनका इतिहास है। इन्होंने उरी पे सबूत मांगा था ना, इन्होंने बालाकोट पे सबूत मांगा था ना। क्या मतलब है इसका? जिन सेना के साहसिक कार्रवाई की पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है, उस पर सवाल खड़े करना। और आज ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं इससे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय में रियल टाइम पर बीमारियों के आउटब्रेक होने की सूचना मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ऐसा आईटी प्लेटफॉर्म विकसित किया है जिसके जरिए दूर दराज के इलाकों में बैठी आशा कार्यकर्ताएं, एएनएम और लैब में बैठे तकनीशियंस भी बीमारी के आउटब्रेक की सूचना दे सकेंगे। इससे न केवल बीमारी की जांच, उसके इलाज और जल्द से जल्द उसे रोकने के कदम उठाए जा सकेंगे। पहले ये सूचना 18 बीमारियों की मिलती थी, अब 33 बीमारियों की सूचना इस प्लेटफॉर्म के जरिए मिला करेगी। ये केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया की दिशा में एक अहम कदम है। होने की दिशा में वो सबमिट करेंगे, उसका विभिन्न स्तरों पर एनालिसिस होते हुए और भारत सरकार और सारे देश के अंदर ये इंफॉर्मेशंस रियल टाइम में अवेलेबल होंगी। और देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की है कि वो कोविड अनुरूप व्यवहार को अपनाएं। उन्होंने कहा कि लोग मास्क पहनें और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। देश के 8 राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 1 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल शाम 6 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क का ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना, हर समय करना, 2 गज की दूरी बनाकर रखना, हाथों को साबुन से, सैनिटाइजर की मदद से साफ रखना और भीड़ भड़क्के के स्थानों पर जाने को अवॉइड करना, ऐसे फंक्शंस को अवॉइड करना। इस नाते आप सबसे मेरी विनम्र अपील है, अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, समाज के और देश के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कृपया कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाने में जरा भी चूक ना करें। और भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सरकार प्राणपण से जुटी हुई है और उसके अनथक प्रयासों के जरिए सफल परिणाम सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,16,82,136 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 92.80% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.13% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 52,847 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। पूरे देश में कोविड-19 के अब तक 7,91,00,000 से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। अब तक 1,16,82,136 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। और महाराष्ट्र के नागपुर में भी लोगों ने लॉकडाउन का स्वागत किया है।
उन्होंने सरकार के कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे लोगों को जहां कोरोना से बचाव होगा वहीं उनमें अनुशासन भी आएगा। लोगों को मन में जो भय हो चुका है, इतनी लगातार संख्या जो बढ़ती जा रही है, हाँ लॉकडाउन लगेगा तो कम से कम लोग अपने घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे, उनके लोग कोरोना कम से कम कंट्रोल में आ जाएगा। कितने लोग आज कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, उसके डर से लोग यहाँ नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ नहीं, कम से कम वो संख्या तो कम होंगी। जब तक पब्लिक अपना सेफ्टी नहीं देगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। पब्लिक जो करेंगे वही होगा। लॉकडाउन तो लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं लगना चाहिए, पर फिर भी इन्हें लॉकडाउन कैसा लगना चाहिए, इन्हें लापरवाही करेंगे तो लॉकडाउन लगना ही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। कोविड वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश और दुनिया के लोगों की जान बचाने के लिए वैक्सीन मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि जो प्रोटोकॉल बनाया गया है उसका पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और हम लोगों को पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ इस वैक्सीन को लेना चाहिए। लेकिन जो प्रोटोकॉल बनाया गया है हम उसका पालन जरूर करें। मेरी बारी जब आई तब मैंने अपना वैक्सीन लिया और वैक्सीन के बारे में जो अब तक के परिणाम आए हैं कि पूरी तरह सुरक्षित है, हमें इस पे विश्वास करके इस वैक्सीन को उस हर व्यक्ति को जिसका नंबर आता है वह इसको लें। और कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कश्मीर घाटी में सीआरपीएफ के जवानों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा रही है। श्रीनगर में सीआरपीएफ की स्वास्थ्य इकाई द्वारा कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था में लगे जवानों को वैक्सीन की खुराक दी जा रही है। जवानों को रामबाग केंद्र पर पंजीयन के बाद वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है और उन्हें स्वास्थ्य कार्ड भी दिया जा रहा है। जवानों को सुरक्षित रखने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सामाजिक न्याय के प्रबल पैरोकार बाबू जगजीवन राम को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के शोषितों और वंचितों के उत्थान के लिए उनके प्रभावी प्रयास सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। और अब बात दांडी यात्रा की। साल 1930 में महात्मा गांधी ने जिस दांडी यात्रा से भारत की आज़ादी की अलख जगाई थी, उसी की याद में इन दिनों गुजरात में एक दांडी यात्रा चल रही है। इस यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। चार अप्रैल 2021 की सुबह नवसारी जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय संकुल से जब यात्रा निकली, सड़क तक पहुंचते पहुंचते एक विशाल स्वरूप में बदल गई। शहर के अग्रिम पंक्ति की जनता, प्रबुद्ध रंजन, महिलाएं, झूमते संस्कार भारतीय स्कूल के संस्कारी बच्चे, वंदे मातरम और भारत माता की जय के जयकारे और हर नुक्कड़ पर स्वागत के साथ पदयात्रा मटवाड़ तक पहुँच गयी। यहाँ पे गांधी जी आके निवास किए थे। 21 दिन तक यह जो झुपड़ी है यहाँ पे आके गांधी जी रहे थे। यह झुपड़ी जो है वह बहुत ही पुरानी है। सभी के मन में ये था कि हमें हमारे देश को आजादी दिलानी है। मटवाड़ गांव में महात्मा गांधी से जुड़ी कई यादें हैं जो आज भी तरोताजा हैं। यहाँ के खादी भंडार में गांधी जी ने सभा की थी और उस सभा से पहले गाँव का भ्रमण भी किया था। साथ ही दांडी यात्रा की अगली कड़ी की पटकथा यहीं से तैयार हुई थी। महात्मा गांधी जी यहाँ पर आए थे करीबन 4 बजे और 4 बजे के बाद यहाँ पर सभा हुई थी। यहाँ के पूरे मटवाड़ गांव का ही लोग आए थे, ऐसे नहीं पूरा इस इलाके के, यानी कि इसको कांठा विभाग कहते हैं, पूरे कांठा विभाग के लोग यहाँ पर आए थे। 4 अप्रैल 1930 की शाम को महात्मा गांधी मटवाड़ की सभा के बाद कराड़ी आए थे। केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया भी पदयात्रियों के साथ पैदल चलते हुए कराड़ी आए और कहा कि महात्मा गांधी ने इस स्थल से लोगों को लड़ना सिखाया। महात्मा गांधी जी
कराड़ी गांव में यहाँ ही जो आप देख रहे हैं वही कुटिया में रुके थे, यहाँ ही सभी को मिलते थे, यहाँ से ही हो सभी के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करते थे। इस दृष्टि से ये लोकेशन का बहुत महत्व है। वो ऐतिहासिक लोकेशन है, देश को प्रेरणा देने वाला लोकेशन है और आपकी सही बात पर डट के रहने के लिए जो किसी ने कोई लोकेशन से प्रेरणा मिलती है तो इस लोकेशन से मिलती है, जिसका नाम कराड़ी है। केंद्रीय मंत्री ने आजादी के 75वें महोत्सव के जरिए देश की एकता और अखंडता की बात कही। लोग ये भी बताते हैं कि यहीं से महात्मा गांधी जो ब्रिटिश हुकूमत को पत्र लिखा था लॉर्ड इरविन को कि अगर हिंदुस्तानियों की या देशवासियों की बात नहीं मानी जाती है तो उन्हें इससे बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, कराड़ी। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। तेहरान और वैश्विक शक्तियों के बीच हुए 2015 के परमाणु समझौते को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए ईरान और अमेरिका के बीच मंगलवार को वियना में बातचीत हो रही है। इससे पहले दोनों देशों ने इसे लेकर शुक्रवार को अप्रत्यक्ष बातचीत की घोषणा की थी। तेहरान ने आमने सामने की द्विपक्षीय चर्चा से इनकार किया, लेकिन वियना में ईरान और अमेरिका की मौजूदगी से समझौते के अनुपालन में सभी पक्षों को वापस लाने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। यूरोपीय संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि बातचीत का मकसद 2 महीने के अंतर किसी नतीजे पर पहुंचना है। गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग कर दिया था और ईरान पर फिर से प्रतिबंध लागू कर दिए थे। मौजूदा समय में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समझौते को पुनर्जीवित करने के पक्ष में हैं, लेकिन वॉशिंगटन और तेहरान इस बात पर अड़े हुए हैं कि पहला कदम कौन उठाए। 2015 के परमाणु समझौते को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए, इस बात पर सभी पक्षों ईरान, चीन, रूस, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने शुक्रवार को वर्चुअल वार्ता की थी। खबर इंडोनेशिया से, जहां चक्रवात की वजह से इंडोनेशिया और पूर्वी तिमोर में भारी बारिश और अचानक बाढ़ आ जाने से और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 75 से ज़्यादा हो गई है और अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। यहाँ के कई गांवों में बाढ़ ने घरों को तबाह कर दिया है और सड़कों को कीचड़ से भर दिया है, जिसकी वजह से बचाव कार्य मुश्किल में पड़ गए हैं। हजारों परिवार बाढ़ में डूबे हुए अपने घरों को छोड़कर दूर चले गए हैं। बचाव कर्मी अभी भी बचे हुए लोगों को खोजने की कोशिशों में लगातार जुटे हुए हैं। प्रशासन ने मरने वालों की संख्या में और वृद्धि होने की आशंका जताई है। और दुनिया भर में अब तक 13 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि कोरोना संक्रमण से अब तक 28,65,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। अब तक अमेरिका में 3 करोड़ 14 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण से 5,68,000 से ज्यादा लोगों की वहां मौत हो चुकी है। बात खेलों की। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की 15 सदस्यीय शूटिंग टीम की घोषणा हो गई है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने रविवार को टीम घोषित की। चिंकी यादव को रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया है। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले हैं। ओलंपिक गेम्स पिछले साल होने थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे 1 साल के लिए टाल दिया गया था। विश्व नंबर 1 एलावेलिन वालारिवन को टीम में शामिल किया गया है। वहीं चिंकी यादव ओलंपिक कोटा हासिल कर चुकी हैं। इसके बाद भी उन्हें रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर रखा गया है। उन्होंने पिछले महीने वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता था। और भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों का दुबई पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय दल ने कुल 21 पदक अपने नाम किए, जिसमें 5 स्वर्ण, 6 रजत और 10 कांस्य पदक शामिल रहे। भारत की ओर से पुरुष वर्ग में प्रमोद भगत, कृष्णा नागर और प्रेम कुमार ने सफलता अर्जित की। प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। और पोलैंड के ह्यूबर्ट हुरकाज को मियामी ओपन का खिताब उन्होंने अपने नाम कर लिया है। ह्यूबर्ट ने फाइनल मुकाबले में इटली के जानिक सिनर को एक संघर्षपूर्ण मुकाबले में 7-6, 6-4 से मात दी। इस जीत के साथ ही ह्यूबर्ट पोलैंड के पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एटीपी मास्टर्स
1000 इवेंट को जीता है। इस जीत के बाद ह्यूबर्ट पहली बार एटीपी रैंकिंग में शीर्ष 20 में शामिल हो गए हैं, जहां वो 37वें स्थान से ऊपर उठकर 16वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ह्यूबर्ट ने सिनर के खिलाफ ये मुकाबला 1 घंटा 43 मिनट के अंदर अपने नाम किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूल्यवान टिप्स साझा करने के लिए बुधवार शाम 7 बजे छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। परीक्षा पे चर्चा के जरिए प्रधानमंत्री मोदी छात्रों को एग्जाम को लेकर होने वाला तनाव दूर करने के टिप्स देते हैं। दरअसल पीएम मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का उद्देश्य ही है कि छात्र कैसे बोर्ड परीक्षाओं के तनाव को कम कर सकें और किस तरह से आराम से परीक्षा लिखें। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा है कि एक नया फॉर्मेट, विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर कई दिलचस्प सवाल और हमारे बहादुर एग्जाम वॉरियर्स, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ एक यादगार चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके साथ ही एक वीडियो भी साझा किया है। नमस्कार दोस्तों। अब जानते हैं हम पिछले 1 साल से कोरोना के बीच जी रहे हैं और उसके कारण आप लोगों से मिलने का मोह इस बार छोड़ना पड़ रहा है और मुझे भी एक नए फॉर्मेट में आपके बीच आना पड़ रहा है। ये परीक्षा पे चर्चा का पहला वर्चुअल एडिशन है। मोदी जी करेंगे परीक्षा को अवसर में परिवर्तित। समस्या तब होती है जब हम एग्जाम को ही जैसे जीवन के सपनों का अंत मान लेते हैं। दरअसल एग्जाम जीवन को गढ़ने का एक अवसर है। मोदी जी करेंगे बच्चों से दोस्त बनकर बात। ये राय मैं पीएम के रूप में नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक दोस्त के रूप में बताता हूं। और पूछेंगे पेरेंट्स और टीचर्स का भी हालचाल। आपकी सोच, मेरी सोच, आपके इरादे, मेरे इरादे, हम साथ साथ ही हैं। मोदी जी दिलाएंगे तनाव से मुक्ति। मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, वो तनाव कभी कभी बोझ बन जाता है। मोदी जी जगाएंगे बच्चों में नई शक्ति। देखिए दोस्तों, खाली समय इसको खाली मत समझिए, ये खजाना है, खजाना। पार होंगी बाधाएं, खोजेंगे नई दिशाएं। अच्छी किताब, अच्छी मूवीज, अच्छी कहानियां, अच्छी कविताएं, अच्छे मुहावरे या अच्छे अनुभव, ये सब एक प्रकार से ट्रेनिंग के ही टूल्स हैं। आइए करते हैं नए ढंग से परीक्षा पे चर्चा वर्चुअली। ये परीक्षा पे चर्चा है, लेकिन सिर्फ परीक्षा की ही चर्चा नहीं है। आइए करते हैं परीक्षा पे चर्चा 7 अप्रैल 2021 बुधवार शाम 7 बजे टीवी चैनल्स और डिजिटल मीडिया पर कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध। तो ये थी बात परीक्षा पे चर्चा की, और इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। टीवी के इतिहास में पहली बार